आज मेरा नाश्ता बनाने का मन नहीं है। जा ना बेटा, पास वाले होटल से समोसे ले आ। कविता जी ने बेटे से कहा। मम्मी कितना लाऊं? 6 ठो ले आना बेटा। तू तो दो और मैं और सुमित्रा, 2 सुमित्रा के। अरे सुमित्रा, क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना? कविता जी ने अपनी काम वाली से पूछा। हाँ हाँ दीदी, ठीक है। वो सिर में थोड़ा दर्द है। अपने दर्द को छुपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश करती हुई सुमित्रा ने कहा, दवाई है सिर दर्द की, ले खा ले, ठीक हो जाएगा। ऐसे दर्द में ऐसा काम नहीं करो चलेगा। कविता ने सहानुभूति दिखाते हुए दवाई दी। तू दवाई खा ले, फिर अपना समोसा खाएगे। आज मुझे समोसा खाने का मन हुआ तो मैंने नाश्ता ही नहीं बनाया और समोसे खा लेते हैं। दरअसल सुमित्रा कविता जी के अलावा 2 और घरों में काम करती थी, खाना बनाने का काम, और दोनों घर बड़े अधिकारी के थे। कविता जी के मोहल्ले में नए नए दोनों परिवार रहने आए थे। चूंकि अधिकारी वर्ग के लोग तो थे, इसलिए सुमित्रा ने सोचा पैसे भी अच्छे मिलेंगे और नाश्ता पानी के साथ कुछ और भी सुविधाएं मिलेंगी। ऐसा सोचकर उसने काम करने के लिए हामी भर दी। अरे तू दवाई क्यों नहीं खा रही है सुमित्रा? कविता जी ने पूछा। दीदी मैं घर जाकर खा लूँगी। क्यों? नाश्ता तो की है ना सुमित्रा। सुमित्रा चुप रही। कविता जी समझ गई कि खाली पेट दवाई खाने से डर रही है। सुमित्रा, कविता जी का प्यार और अपनापन देखकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए और धैर्य की सीमा टूट गई। फक रोती हुई रोने लगी। दीदी आपके समान सब नहीं होते, आप सब चीज़ों में बड़ी होते हुए भी हम जैसे छोटे लोगों का बहुत ख्याल रखती हैं। वो जो बड़े साहब की मेम साहब है ना, उन्होंने पहले दिन ही बोल दिया, देख तू टाइम से आना और अपना सारा काम करना, पैसे तुझे मिल जाया करेंगे। तो दीदी मैं खाना नाश्ता बनाकर रख देती हूँ। सुमित्रा ने अपनी व्यथा बतानी चाहिए। अरे तो तू वहाँ पर नाश्ता नहीं करती क्या? और मेरे घर का नाश्ता तो घर ले जाती है। तूने तो एक बार कहा था कि मेरा पेट भरा है, इसे घर ले जाकर खा लूँगी। तो मैंने सोचा कि तू वहाँ भाभी के घर से नाश्ता करके आती होगी। कविता जी ने आश्चर्य से कहा। दीदी वो घर में मुनिया मेरा इंतजार करती रहती है ना, और सबसे पहले जाते ही मेरे हाथ को देखती है। बोलते बोलते सुमित्रा गला भर आया। तो मुनिया को पहले तो साथ में लेकर आती थी, अब उसे अकेले घर पे छोड़कर क्यों आती है? अपने से हाथ ले आती, उसका ही मन लग जाता। अरे दीदी वो ना, कांपते कांपते सुमित्रा ने आज कविता जी के सामने दुख का पिटारा खोल ही दिया। बड़े साहब वाली मेम साहब है ना, जब मैं उनके घर खाना बनाती तो उनकी मुनिया बगल में खड़ी रहती है, जो उन्हें पसंद नहीं है। एक दिन मुनिया उनके सामने पूछ ली थी कि माँ ये क्या है? मैं बोली बेटी पनीर है। मुनिया जिज्ञासा भरे स्वर में मुनिया ने मेम साहब के सामने ही पूछा, ये कैसा लगता है खाने में? माँ बस उसी दिन से मेम साहब ने मुनिया के साथ लाने को मना कर दिया। कविता जी को विश्वास नहीं हो रहा था, लोग इतने कठोर भी हो सकते हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते सुमित्रा ने कहा, कल ही उनके घर में किट्टी पार्टी थी, तो मैं नाश्ते में पनीर पकौड़े बनाया करती थी। मैं नाश्ता रख किचन में खड़ी थी, इंतजार कर रही थी कि पार्टी खत्म हो, बर्तन समेट कर साफ सफाई करके घर जाऊं। इसी बीच मुझे सुनाई दिया सही महिलाएं पकौड़ों की बहुत तारीफ कर रही थी। उनमें तो एक ने कहा, यहाँ तक कि कह दिया कि कोई बहुत अनुभवी व्यक्ति पकौड़े बनाया है, जिन्हें स्वाद के बारे में बहुत सटीक जानकारी है और हल्का सा मीठापन के लिए क्रंची क्रंची माशाअल्लाह, पेट भर गया और मन नहीं भर रहा है। दीदी तारीफ सुनकर तो बहुत अच्छा लगा, पर आज तक मैंने पनीर पकौड़े चखा भी नहीं है। अरे मेरी बात छोड़िए दीदी, मैं तो मुनिया को भी नहीं बताती कि आज मेम साहब के घर में पार्टी थी और देर हो जाएगी आने में, क्योंकि वो जाते ही पूछती है, मामी मम्मी पार्टी में आज क्या क्या बनाई थी माँ? सुमित्रा बोलते बोलते अचानक रुक गई। अरे दीदी आप भूल कर भी ये सब बातें मेम साहब को मत बताइएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे दीदी मैं तो भूल गई थी, कल 15 अगस्त है, मेम साहब को झंडा फहराने जाना है, तो मुझे कल जल्दी आना होगा उनके घर में। अब मैं चली दीदी। अरे नहीं पगली, मैं क्यों बताऊंगी? ऐसा बोल कविता जी ने सुमित्रा को समोसा चाय के साथ दवाई खिलाकर घर से जाने को कहा। सुमित्रा तो घर से चली गई, शायद भूल गई होगी कि क्योंकि ऐसा व्यवहार तो प्रतिदिन उसके साथ होता ही रहता था। पर कविता जी ने मन में अनेक प्रश्न छोड़ गई। समाज में सभ्य और पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति को दावा करने वाले बड़े तबके के लोग कितनी दोहरी मानसिकता के लिए जीते रहते हैं, और ये बड़े साहब की मेम साहब महिला मंडल के अध्यक्ष हैं। कल ही तो न्यूज़पेपर में गरीबों में फल बांट रही थी, कपड़े बांट रही थी, फोटो छपी थी कविता जी सोचती रही कि क्या गरीब होना कोई अभिशाप है? अपनी मर्जी से तो
कोई गरीब नहीं होता, मजबूरी होती है, पर मजबूरी के साथ साथ एक दिल भी होता है। उसके पास तो वो नहीं है और वो हमारा काम करती है, हमारे लिए काम करती है। उन्हें प्यार पाने का पूरा हक है। सवेरे से सोसाइटी में 15 अगस्त की तैयारी बड़े धूमधाम चल रही। चूँकि मेम साहब महिला मंडल के अध्यक्ष थे, झंडा उन्हीं के हाथों से फहराना था और कॉलोनी की सबसे सीनियर महिला कविता जी भी विशेष अतिथियों में सम्मिलित थी। कॉलोनी की सभी घरों की कामवाली और उनके परिवार को बुलाया गया। सारे पत्रकार बंधु भी फोटो खींचने के लिए लाइन में खड़े थे। दिन भी ऐसा ही था, स्वतंत्रता दिवस, सो कुछ तो सामाजिक हितों के लिए अपने कार्यों में भाषण देने के स्थान पर ही लगे हुए थे। सुनिश्चित तरीके से ध्वजारोहण के बाद कविता जी को स्टेज पर 2 शब्द के लिए बुलाया गया। कविता जी ने समय सीमा को ध्यान रखते हुए मूल विषय से बात शुरू की कि आज मैं स्वतंत्रता दिवस के पावन पर मुनिया को स्टेज बुलाना चाहती हूँ और उसकी एक इच्छा पूरी करने की शपथ लेती हूँ। मुनिया को स्टेज पर आता कविता जी ने पूछा, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? मुनिया ने एक पल में जवाब दिया, मैं पढ़ लिख कर मेम साहब के समान बड़ी आदमी तो बनना चाहती हूँ, पर उनके समान व्यवहार नहीं चाहती हूँ। मैं अपनी जैसी किसी मुनिया को घर में आने से मना नहीं करूँगी। मुनिया की बात सुनकर सभा में सन्नाटा पसर गया। तभी मेम साहब खड़ी हुई झेपते हुए मुनिया को प्यार से बोली, तुम मेरी आंखें खोल दी बेटा। मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाऊंगी ताकि कोई और दूसरी मुनिया शिक्षा से वंचित न रह सके। सभा में तालियों की गूंज साफ बज रही थी। आज बहुत से नेक निर्णय लिए गए। शायद 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के दिन मेम साहब का हृदय परिवर्तन हुआ। दोस्तों, हमारे घर या हमसे भी जुड़े लोग, उनकी तकलीफ़ों को जानना हमारा फ़र्ज है और यथासंभव मदद करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। जरा सी मित्रता पूर्वक व्यवहार से हम छोटे नहीं हो जाएंगे। यदि हम अपने स्तर से कुछ कर सकते हैं तो नेक कामों के लिए प्रतिज्ञा लें।